शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक पहुंचे। आज पीएम मोदी की रक्षा सचिव से करीब 40 मिनट तक बातचीत भी हुई थी। इससे पहले वो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ से भी अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं और आज रक्षा सचिव के साथ उनकी करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। आनंद पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बैक टू बैक लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। आज रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर यह मीटिंग अहम थी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो है जानकारियां ले रहे हैं। ये कहना आसान है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन जवाबी जब कार्रवाई क्या करनी है, कैसे करनी है, उसके फॉलोआउट्स क्या क्या होंगे, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री अलग अलग बैठकों में चर्चा कर रहे हैं। वो 1-to-1 मीटिंग आर्मी चीफ के साथ कर चुके हैं, नेवी चीफ के साथ कर चुके हैं, एयर चीफ के साथ कर चुके हैं और आज उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की और इस बैठक में भी उन तमाम जो तैयारियाँ हैं उसका उन्होंने जायजा लिया। हमारी जो सेना की तैयारियाँ क्या क्या है और साथ ही साथ ग्राउंड सिचुएशन क्या है जम्मू कश्मीर में, प्लस जो भी बॉर्डर जो एरियाज है पाकिस्तान के साथ सटे हुए और बांग्लादेश के साथ सटे जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे क्या सिचुएशन है। अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो किस किस मोर्चे पे, सीमा के किस किस पॉइंट से वो हमको उसका पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, उसके जवाब में हमारी क्या तैयारी है। तो बड़े माइक्रो लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ से, नेवी चीफ के साथ, एयर चीफ के साथ और साथ ही साथ डिफेंस सेक्रेटरी के साथ ये बैठक करके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आश्वस्त हो जाना चाहते हैं। क्योंकि स्ट्राइक भारत तो करनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के बयानों से साफ है, लेकिन स्ट्राइक ऐसी हो कि हम सबक भी सिखा सके और पाकिस्तान को और पूरे देश भर को, दुनिया को एक मैसेज भी जाए और हमारा कोई नुकसान भी ना हो। उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, गोला बारूद का है, एमुनिशन का है, ऑर्डिनेंस का है, तमाम जो चीजें हैं वो कोई कमी ना रहे। साथ ही साथ बाकी जो हमारे जो बाकी जो नागरिक इलाके बॉर्डर सटे हुए उन पे कोई असर न हो, नागरिक इलाकों को पाकिस्तान निशाना न बना सके, तो उसके लिए क्या तैयारी है। तो बड़े माइक्रो लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं और जाहिर तौर पर सबको अब इंतजार है कि एक्शन कब होगा, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री का आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि जब हम जवाबी कार्रवाई करें तो भारत का कोई। बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो देश चाहता है होगा वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा के हालात पर चर्चा हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक एक्शन लिया है। अब वक्त दूसरी कार्रवाई का है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पीओके से लेकर कराची तक पाकिस्तानी सेना खौफ में है। वहीं भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंकी हमले का बदला जरूर लिया जाएगा और पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आज दिल्ली में पीएम मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। ताजा हालात पर दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद पीएम मोदी 2 बार सीसीएस की बैठक कर चुके हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी उन्होंने मुलाकात की है। सेना को पूरी तरह फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि वो अपने हिसाब से टाइम और टारगेट तय करके जवाबी कार्रवाई कर सके। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि आतंकियों और आतंक के आकाओं पर प्रहार की तारीख तय हो चुकी है। बस इंतजार सही समय का है। बड़ी खबर यह भी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है रूस, ये आश्वासन दिया पुतिन ने। रूस ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। हमलावरों और उसके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए, ये भी दोहराया पुतिन ने। इसी साल के आखिर में पुतिन भारत दौरे पर भी आएंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से आज बात की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच पहलगाम हमले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में मजबूती से भारत का साथ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। किसी भी तरह के आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में दोनों देशों के बीच होने वाली हाई लेवल बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। एक दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें लावरोव ने भारत के रुख का समर्थन किया था। लावरोव ने कहा था कि भारत को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हक है। और एक अहम खबर है, पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारत ने कहा आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों की फंडिंग पर लगाई जाए रोक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख से बैठक में ये मुद्दा उठाया है। और रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तान को चेतावनी, भारत से युद्ध पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, यह कहा है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने। भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, यह भी कहा है मूडीज ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात पर गंभीर असर होगा अगर युद्ध होता है तो। पाकिस्तान से भारत का कारोबार ना के बराबर। जम्मू कश्मीर में मौजूद बगलेहार बांध के गेट बंद होने से चिनाब नदी में जलस्तर बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी कई जगह पर सूखने लगी है। TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बगलियार डैम प्रोजेक्ट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी है उसका जल स्तर काफ़ी कम हुआ है। ये साफ दिखाता है कि भारत की किस तरीके से वाटर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की गई है। और इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक वक्त यहाँ पर जो पानी हुआ करता था 15 फुट 20 फुट हुआ करता था, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से चिनाब नदी का पानी जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो कम हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल बंद है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने फैसला लिया था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उससे पूरा देश जो है वो स्वागत कर रहा है। कुछ स्थानीय भी हमारे साथ मौजूद है। पानी कितना हुआ करता था यहाँ पहले? पानी पहले तो जो फुल दरिया चला करता था, लेकिन जब से जो पाकिस्तान के पाले हुए कायर आतंकियों ने पहलगाम में जो घिनौनी हरकत की, उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिया बहुत ही सराहनीय कदम है जी। हम इस कदम की सराहना करते हैं। आप लोकल हैं यहाँ? जी हम लोकल हैं जाकर। तो देखिए, लोकल बता रहे हैं कि पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे वो बॉर्डर के इलाके के लोग हो या फिर जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, वो साफ तौर पे पूरी तरीके से वेलकम स्टेप कर रहे हैं। लेकिन और देखिए, इस वक्त सरहद पार से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भारत से जंग में साथ नहीं देंगे मुसलमान। पाकिस्तान की जंग इस्लाम की लड़ाई नहीं है। लाल मस्जिद के मौलाना गाजी का ये बड़ा बयान, बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि मुसलमान भारत के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसके पीछे दलील ये दी गई। और देखिए, पहलगाम हमले को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। पहलगाम के 54 रास्तों पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। फैसलन घाटी से 54 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, जहां पर आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया था। इनमें से कुछ रास्ते ऊपर की तरफ घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ जाते हैं। ये रास्ते कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अभी जंगल में ही हाइड आउट में छिपे हैं। हमले के वक्त कुछ आतंकी बैकअप में थे, यह जानकारी भी सामने आई है। हमले में शामिल आतंकी बहुत ही ट्रेंड हैं, हाईली ट्रेंड हैं। गिरफ्तार OGW के साथ आतंकियों की तलाश की जा रही है। जंगलों में आतंकियों के कई ठिकाने भी मिले हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये बड़ी अहम जानकारी सामने आई है, बताइए और इस सिलसिले में क्या हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, घटना के बाद से ही लगातार जो NIA की टीम है वो बैसरन घाटी के अंदर मौजूद थी, जहां पर 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था सैलानियों के ऊपर। बाकायदा वहां पर 3D मैपिंग के जरिए वहां जितने एग्जिट और एंट्री पॉइंट थे उनको रिकॉर्ड किया गया। और जांच के दौरान ऐसे 54 रास्तों के बारे में पता चला, जो कि घाटी से या तो सीधे पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जंगलों की तरफ, और दूसरा तराई की तरफ जाते हैं। तो इन तमाम रास्तों पर जो फरार आतंकी उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बाकायदा सेना, CRP और इसके अलावा JNK पुलिस की जो जॉइंट
टीम है वो इस पर काम कर रही है। इसके अलावा जितने OGW जो अब तक पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर और साथ ही उन्हें उनकी निशानदेही पर तमाम जो आतंकियों के संभावित जो हाइड आउट हो सकते हैं वहां पर भी जांच एजेंसियां इस वक्त पहुंच रही हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी कोशिश की जा रही है और हाल ही में एक जानकारी भी सामने आई गौरव कि जो आतंकी हैं वो अभी भी घाटी के आसपास मौजूद है एक हाइड आउट में, जिसको लेकर लगातार जो सघन जांच जंगल के इलाके में वो फिलहाल की जा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पहलगाम में आतंकी हमले की जांच जारी है। इस बीच NIA की जांच में यह पता चला है कि पाकिस्तान में बैठा अल उमर मुजाहिदीन का चीफ मुश्ताक जरगर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद कर रहा था। पहलगाम में इंसानियत को खून के आंसू रुलाने वाले आतंकियों और उनके आकाओं की तलाश तेज हो गई है। इस बीच NIA की जांच में पता चला है कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान में बैठा अल उमर मुजाहिदीन का चीफ मुश्ताक जरगर का भी हाथ था। NIA जांच में जरगर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। बताया जा रहा है कि मुश्ताक जरगर के निर्देश पर उसके समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की थी। ये वही मुश्ताक जरगर है जिसे 1999 के कंधार हाईजैक के दौरान भारत सरकार ने मसूद अजहर के साथ रिहा किया था। फिलहाल जरगर पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी श्रीनगर और आसपास के इलाकों में फैली हुई हैं। जरगर और उसके संगठन पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। 2023 में NIA ने श्रीनगर में उसकी संपत्ति को कुर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक भले ही जरगर पाकिस्तान में है, लेकिन वो अपने समर्थकों के जरिए कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने ठान लिया है कि जन्नत में जहर की खेती करने वाले चाहे कहीं भी हो, हिसाब जरूर होगा। और वहीं भारत के खौफ से दहशत में लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा है। हाफिज के बेटे ने कबूला है कि आतंक का आका पाकिस्तान में ही छिपा है। तलहा सईद ने कहा कि अल्लाह के रहम से पाकिस्तान में महफूज जगह पर है हाफिज सईद का बेटा ये कह रहा है। तलहा सईद ने कहा हमारे वालिद को निशाना बनाना चाहते हैं, हाफिज सईद को दहशतगर्द बताते हैं। और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने अपनी टेरर ब्रिगेड का विस्तार किया है। देखिए पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश। इन्हें न लाज आती है, न शर्म है, न ही संकोच है। ये हद दर्जे के बेगैरत हैं। चाहे जितनी बेइज्जती हो, चाहे जितनी बार पिटे, चाहे जितनी बार शर्मिंदा किए जाए, मगर चिकने घड़े की माफिक जस की तस घूम फिर कर कबूतर बनने का नाटक करने लगते हैं। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में हर दिन भारत के खिलाफ एक नई साजिश होती है और टेरर कंट्री हर दिन बेनकाब भी हो रहा है। अब जानकारी आई है कि लश्कर सरगना हाफिज सईद ने अपनी टेरर ब्रिगेड में बड़ा बदलाव किया है। लश्कर ए तैयबा में अब हाफिज के बेटे की भूमिका बढ़ाई गई है, तो लश्कर के आतंकी संगठन में अलग अलग रीजन के कमांडर भी बनाए गए हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ISI के दिशा निर्देश पर हाफिज सईद लश्कर का विस्तार कर रहा है, यानी लश्कर में अब आतंक के कुछ नए चेहरे सामने लाए गए हैं, पर इन सब के मंसूबे वही पुराने हैं। हाफिज सईद की टेरर फैक्ट्री कॉर्पोरेट स्टाइल में चलती है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर का हवाला नेटवर्क भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तक फैला है, जहां से आतंकी गतिविधियों को पैसा पहुंचाया जाता है। तो आतंक की इस विषबेल में हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, यहा मुजाहिद और आजम चीमा की बड़ी भूमिका है। ये सभी आतंकी भारत के सबसे खतरनाक दुश्मनों में शामिल है। पूर्व हिजबुल कमांडर फारूक अहमद ने पाकिस्तान को किया है बेनकाब। पाकिस्तान रेंजर्स करते हैं आतंकियों की मदद, कहा है घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ही कवर देते हैं, कवर फायर करते हैं, आतंकी कैंपों में आते थे ISI के अधिकारी, ये कहा है इस पूर्व आतंकी ने। पाकिस्तान के बिना आतंकी साजिश संभव ही नहीं। TV9 पर पूर्व आतंकी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। जब बॉर्डर क्रॉस होता था उसके फौरन बाद, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फौरन आर्मी की गाड़ी आ जाती थी, पाकिस्तानी आर्मी। जी हाँ, पाक रेंजर्स जो हैं वो आ जाते थे, तो वो आकर अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते थे और 50-60 हज़ार रुपये भी उस टाइम दिए जाते थे। वो 50-60 हज़ार रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी उस ज़माने में, तो वो लड़के वहाँ घूमा करते थे। तो फिर उसके कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के लिए वो बुलाते थे, तो ट्रेनिंग भी कोई इतनी खास नहीं होती थी, 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें 47 चलाना सिखाते थे, खोलना जोड़ना सिखाते थे, ग्रेनेड फेंकना सिखाते थे। जिस टाइम बॉर्डर क्रॉस किया जाता था उस साइड से जब ट्रेनिंग करके बंदे वापस आते थे, तो देखिए वो जब भी LOC के ऊपर फायर चलता था दोनों तरफ से, तो उस टाइम बॉर्डर क्रॉस किया जाता था।
उस पाक आर्मी जो है फायर करती थी। पाक आर्मी का एक ही सीज फायर उल्लंघन उस टाइम किया जाता था। क्यों किया जाता था कि देखिए एक पिकेट यहाँ पर है, एक पिकेट यहाँ पर है, बीच से मिलिटेंट्स को आना है या उसके पीछे से आना है तो एंगेज करके रखे। हाँ, इंडियन फौज की नज़र पड़ सकती थी। तो पाक फौज के जो रेंजर थे वो इंडियन फौज के ऊपर फायर करते थे ताकि ये लड़के क्रॉस कर जाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर के डाउनटाउन में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। गाड़ियों की सघन तलाशी ले रहे हैं जवान। 22 तारीख को पहलगाम के बैसरन घाटी में हमले के बाद अब इस वक्त श्रीनगर में भी आतंकी हमले का अलर्ट है और इसको लेकर श्रीनगर के तमाम इलाकों में इस वक्त चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त हम श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हैं और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की चौकसी बरती जा रही है। इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां और कमांडोज आपको नजर आएंगे यहां से लेकर वहां तक जो पूरे इलाके में नजर रखे हुए हैं। और आपको बताते चले कि डाउनटाउन वो इलाका है जो आतंकवाद से एक लंबे अरसे तक पीड़ित रहा है, लेकिन अब यहां पर शांति है। ऐसे में इनपुट ये है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि श्रीनगर को भी आतंकी हमला बना सकते हैं और इसी बात को लेकर यहां पर चेकिंग चल रही है। और आप देखिए इस तरह से एक एक गाड़ियों को रोककर और तमाम पुलिसकर्मी उसके अंदर, उसकी डिग्गियों में और उसके अंदर क्या कुछ रखा गया है, गाड़ी कहां से आ रही है, आने जाने का मकसद क्या है, वो सब कुछ देखने और समझने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि चेकिंग इस वक्त चल रही है। ये डाउनटाउन इलाका है और यहां पर इस तरह की चेकिंग चल रही है और साथ साथ आपको बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आएंगी जिसमें इस वक्त कमांडोज तैनात हैं जो पूरे इलाके में नजर रखे हुए हैं। इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में फिलहाल जेट के पुलिस चल रही है और साथ साथ आपको ऊपर कमांडोज नजर आएंगे। ये वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जिसमें ऊपर कमांडोज लैस हैं और नीचे जमीन पर जो पुलिस ऑफिशियल है वो लगातार इस तरह की बैरियर्स को लगाकर ट्रैफिक को रोककर सिक्योरिटी को चेक कर रही है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इलाके में किसी तरह का न्यूसेंस ना हो या किसी तरह का हमला ना हो सके, क्योंकि बार बार इंटेलिजेंस को यह इनपुट मिल रहा है कि आतंकी पहलगाम के बाद एक बार फिर से कश्मीर के अमन और चैन को छीन सकते हैं। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं और हम आपको डाउनटाउन के इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है और इस तरीके से चौराहों पर बैरियर लगाकर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। इसके अलावा साथ में हम आपको दिखाएंगे इस तरह से बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है और बड़ा इलाका जो है डाउनटाउन का इलाका है, यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। इस तरह की गाड़ियों के जरिए और इस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती के जरिए सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि इस तरह से की चेकिंग में थोड़ी लोगों को असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा को दरकिनार करके पब्लिक की सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है और यही वजह है कि पुलिस इस पूरे इलाके में एक मैसिव ऑपरेशन चला रही है इस इनपुट के आधार पर कि डाउनटाउन के इलाके को निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए बैरियर लगाकर कमांडोज के साथ चेकिंग की जा रही है। और पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसा ये पाकिस्तानी घुसपैठिया। पाकिस्तानी घुसपैठिए का नाम मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला है। 2 दिनों के पुलिस कस्टडी में भेजा गया मोहम्मद हसनैन। जंग की आहट से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलेजा बैठ गया है। अब जनरल मुनीर ने एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया है। आतंकिस्तान सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का सिलसिला थमेगा नहीं। अब तो आतंक परस्त मुल्क की सेना और सरकार पर प्रहार ही आखिरी विकल्प है। तो भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान में फिलहाल भय दौड़ रहा है। इस्लामाबाद से लेकर एलओसी तक जंगी सायरन बज रहे हैं। पाकिस्तान का जनरल बेचैन है। पाकिस्तान के इस खौफ की, पाकिस्तान की इस बौखलाहट की वजह है भारत का एक्शन प्लान। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद है। यही चिंता जनरल मुनीर को खाई जा रही है। घबराहट में जनरल मुनीर ने अब एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच मुनीर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों से सामरिक तौर पर अहम मिलिट्री तैनाती पर चर्चा की। पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों के चेहरे पर जंग का तनाव साफ दिखा। वजह साफ है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अब किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यही चिंता आतंकी फौज के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को खाई जा रही है।
और भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान का हलक सूख गया है। भुखमरी से त्राहिमाम कर रहे पाकिस्तान की प्यास से हेकड़ी निकल रही। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। भारत से युद्ध का डर सता रहा है तो सिंधु के पानी का बहाव थमने से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि भारत की वाटर स्ट्राइक युद्ध की तरह है। उन्होंने खोखली धमकी देते हुए कहा कि भारत इस तरह सिंधु के पानी का बहाव नहीं बदल सकता। एक बार फिर सुनिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री की गीदड़ भभकी। और भारत से जंग की आहट के बीच पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अब सूत्रों से खबर आई है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ जनरल मुनीर ने एक नई साजिश रची। सुपर पावर भारत को आंख दिखाने वाले भिखारी पाकिस्तान के आंतरिक हालात बेहद खराब हैं। आतंकी मुल्क गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। सूत्रों से जानकारी आई है कि जनरल मुनीर अब इमरान खान को जेल में ही बंद रखना चाहते हैं। मुनीर को डर है कि इमरान खान जेल से बाहर आए तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पीएम शहबाज शरीफ की कार्यप्रणाली से आसिम मुनीर को कोई दिक्कत नहीं है, तो आसिम मुनीर अब भी इमरान खान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जाहिर है आसिम मुनीर की इमरान खान से पुरानी अदावत है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की नीतियों से जनरल आसिम मुनीर अब भी बहुत खफा हैं। मुनीर नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में इमरान खान जेल से बाहर निकले। मुनीर की कोशिश है कि इमरान खान की पार्टी पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाए। आईएसआई के जरिए इमरान खान के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जनरल मुनीर को डर है कि इमरान खान जेल से बाहर आए तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आसिम मुनीर की हरकतों से पाकिस्तान की आवाम में भी नाराजगी है। इसके अलावा आसिम मुनीर पर ना तो उनकी सेना के अधिकारियों को भरोसा है और न ही नेताओं को, क्योंकि सबको लग रहा है कि कमजोर और बुजदिल जनरल मुनीर भारत से जंग नहीं लड़ पाएगा। पाकिस्तान ने आज एक और मिसाइल फतेह का टेस्ट किया है। भारत की कार्रवाई का खौफ इतना है कि पिछले 3 दिन में पाकिस्तान ने दूसरी मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आज अपनी फतेह मिसाइल का टेस्ट किया। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। इससे पहले उसने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण भी किया था। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट के जरिए दावा तो ताकत दिखाने का किया, लेकिन हकीकत में यह मिसाइल उसकी कमजोरी की गवाह बन गई। 120 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को देख भारत हैरान नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे कम रेंज वाली मिसाइल भी इससे आगे है। भारत की सबसे कम रेंज वाली मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सबसे फुस हो चुके हथियार का इस्तेमाल किया है। इससे पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पास मौजूद ज्यादातर हथियार बेकार है और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहे। चीन ने 2017 में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिए थे। 2 साल में इस डिफेंस सिस्टम में 388 खामियां सामने आई हैं। तो चीन से पाकिस्तान को मिले A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी कबाड़ निकले। ये रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान को 2008 में मिले थे। चीन के बैटल टैंक और CH-4 ड्रोन भी अब पाकिस्तानी फौज के लिए किसी काम के नहीं है। चीन से मिली F-22P फ्रिगेट भी पाकिस्तान की नेवल फ्लीट के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान अब अपने आका चीन की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है और बीजिंग में बैठे अपने लाल बादशाह को मदद का पैगाम भेजा है। भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत के एक्शन का तनाव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा दहशत POK को लेकर है। हिंदुस्तान के पास POK को वापस लेने का मौका आ चुका है। जिस POK पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, उसी पाक अधिकृत कश्मीर में अब तिरंगा लहराने वाला है, क्योंकि इस बार आतंक के अड्डों को खत्म करने के साथ ही उसे हमेशा के लिए मिटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। पाकिस्तान में इसका खौफ साफ नजर आ रहा है। घबराहट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने आका चीन से है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात की है और बीजिंग में बैठे लाल बादशाह के दरबार में पैगाम भेजा है। पाकिस्तान अब अपने आका चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भारत के प्रतिशोध से बचाने की गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ और चीन के राजदूत जियांग जेडोंग की मुलाकात में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की गई। वहीं चीन ने इस मुलाकात के बाद कहा है वो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है, दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। और ईरान के विदेश मंत्री 2 दिन बाद भारत का दौरा करेंगे। पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची ने दहशतगर्द मुल्क को शांति का रास्ता अपनाने की नसीहत दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची गुरुवार को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। पाकिस्तान दौरे के बाद वो भारत की यात्रा पर आएंगे। आज अब्बास अरागची पाकिस्तान में है। ईरान से मदद के लिए पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है। इस्लामाबाद में भारत की सैन्य कार्रवाई के डर से बौखलाए पाकिस्तान को अरागची शांति का रास्ता अपनाने की नसीहत दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को बड़बोलेपन से बचने की सलाह भी दी है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ अहम बैठक है, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम को लेकर भी बात हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसे भारत खारिज कर चुका है। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ उसके विवाद को द्विपक्षीय बताया है और खासकर कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दखल पर आपत्ति जताई है। भारत को इस मामले में किसी तीसरे देश या व्यक्ति की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। कई यूरोपीय एयरलाइन कंपनियों ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत के साथ विवाद पर पाकिस्तान पर एक और एक्शन हुआ है। हालात को देखते हुए कई यूरोपीय एयरलाइंस ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का उपयोग करना बंद कर दिया है। लुफ्थांसा समूह एयरलाइंस के विमान अगली सूचना तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज कर रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और अमीरात की कुछ उड़ानें अरब सागर से यात्रा करने के बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस से बचने के लिए नई दिल्ली की ओर मुड़ गई। एयर फ्रांस ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का हवाला देते हुए कहा है कि अगले आदेश तक उसने पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान निलंबित करने का फैसला लिया है। एयरलाइंस कंपनियों के फैसले के चलते पाकिस्तान एरोस्पेस अथॉरिटी को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। विदेशी एयरलाइंस की ओर से पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल न करने के कारण पाकिस्तानी एरोस्पेस प्राधिकरण को आने वाले वक्त में लाखों मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत सिंधु जल संधि तोड़ चुका है। साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापार को भी निलंबित कर दिया गया है। सिंगर अदनान सामी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के हालात को पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं। पाकिस्तान की हकीकत को लेकर सिंगर और पहले पाक नागरिक रहे अदनान सामी का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच अदनान सामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने लिखा, अजरबैजान के बाकू की खूबसूरत सड़कों पर घूमते हुए कुछ पाकिस्तानी लड़के मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने सही समय पर पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तानियों को सेना पर भरोसा नहीं है और सेना ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। नई जनरेशन के पाकिस्तानी युवक पाकिस्तान की सेना से नफरत करते हैं और पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने को तैयार है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे ये बहुत पहले से पता था और मैं हालात से वाकिफ था। इसी वजह से मैंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया था। अदनान सामी पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान में सेना की चलती है, ये सब दुनिया जानती है, लेकिन उसकी क्रूरता और हैवानियत के बारे में वही बता सकते हैं जिन्होंने उसे खुद झेला है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार सिर्फ एक मुखौटे की तरह है। पाकिस्तानी सेना की इस तरह की कारगुजारियां पहले भी सामने आती रही हैं। पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के मददगारों से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम की है। सुरक्षा बलों की एक टीम इम्तियाज अहमद नाम के ओवरग्राउंड वर्कर के साथ सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इम्तियाज ने भागने की कोशिश की और उफनती विश्वा नदी में कूद गया। तेज बहाव की वजह से इम्तियाज नदी पार नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इम्तियाज ने आतंकियों की मदद की बात कबूली थी, लेकिन घाटी में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। आज महबूबा मुफ्ती पहलगाम पहुंची और सवाल उठाए। जो पकड़ दकड़ शुरू होगी उसमें सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं। मतलब कोई पहलगाम में कोई सैकड़ों लोग इस वक्त बंद हैं, बाकी जगह भी बंद है। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और जमीयत नेता मौलाना अरशद मदनी के सिंधु जल समझौते को लेकर दिए गए बयान का मुंबई में विरोध हो रहा है। टीवी 9 से बातचीत में लोगों ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। पाकिस्तान हमारा खून बहाए, हम उनका पानी नहीं रोके, ऐसा हो सकता है? अरे अगर मौलाना साहब ने ये बात बोल रहे हैं कि उनका पानी मत रुको, मोहब्बत ये हो जाएगी, मैं बोलता इसके पहले नहीं सोचा। इतने बार आतंकवादी लोगों ने यहाँ पे घुस के मारा, कभी हिंदुस्तान ने कभी किसी को तकलीफ पहुँचाने का काम नहीं किया। बार बार हमेशा पाकिस्तान का ही क्यों काम होता है?
कि बेगुनाह लोग को मारने का। और मौलाना अरशद मदनी साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको कोई भी बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। आप ये बताइए, जो मुल्क हमारे खून बहा रहा है तो क्या हम उनका पानी भी ना रोकें? और देखिए, हिंदुस्तान सदियों से अमन शांति का देश रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का पानी ना बंद कर सके, वो हमारे यहाँ आके निर्दोष लोगों को, निर्दोष नागरिकों की हत्या करें और हम उनका पानी भी ना बंद कर सकें। हमें पानी को बंद करना चाहिए। और अरशद मदनी ने बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, उनको खुद सोचना चाहिए। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। वो हमारे आके हमको मारेंगे और हम उसको प्यार थोड़े दिखाएंगे। हम भी दूसरे दबा के 2-3 मारेंगे, उन्हें एक मारा हम 10 मारेंगे। ये जो है पानी, जो हमारे सरकार ने, मोदी जी ने जो ये सरकार ने हमारा निर्णय। दुनिया खाद्य समस्या और जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। ऐसे में भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग के जरिए चावल की 2 ऐसी किस्में विकसित की हैं जिससे 25% ज्यादा पैदावार होगी और पानी भी कम खर्च होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने चावल की 2 नई किस्म का आविष्कार कर इतिहास रच दिया है। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है। जीनोम एडिटेड चावल का आविष्कार करने वाला भारत पहला देश बन गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 नाम की 2 किस्म का आविष्कार किया है। चावल की दोनों किस्म के 5 मिलियन हेक्टेयर में खेती से 4.5 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन होगा। खेती के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 20% यानी 32,000 टन कम होगा। चावल की दोनों किस्मों को पकने में कम समय लगेगा, जिससे 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल अन्य फसल में किया जा सकेगा। ICAR ने 2018 में चावल पर जीनोम एडिटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने 2023-2024 के बजट में फसलों में जीनोम एडिटिंग के लिए 500 करोड़ आवंटित किए हैं। चावल की दोनों किस्मों में किसी विदेशी DNA का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए ये GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है।